अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक सस्पेंस से भरपूर शाहकार चौंका देने वाली कहानी। ये वाक़या सुनने के लिए आपको अपना जहन दूसरी जंग अजीम से ज़रा कबल के ज़माने में ले जाना होगा। यहाँ मैं अपने एक नहायत करीबी दोस्त रॉबर्ट का तारुफ कराऊंगा। हम कई साल इकट्ठे पढ़ते रहे और अच्छे दोस्त होने के नाते हमें एक दूसरे के ना सिर्फ ज़ाती मसाइल बल्कि ख़ानदानी अमूर से भी आशनाई थी। रॉबर्ट का एक छोटा भाई एलन और बहन जेन थी। एलन से तो मेरी कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन जेन से मैं कभी नहीं मिल सका था। वो अपने आबाई कस्बे फोर्ट टाउन में रहती थी। रॉबर्ट हर बार छुट्टियों के आगाज़ में ये इसरार करता कि मैं उसके साथ फोर्ट टाउन चलूं। बारहा मैंने तैयारी बांधी, लेकिन हर बार कोई ना कोई मजबूरी आन पड़ती और मुझे रॉबर्ट से मुआज़रत करना पड़ती। ये जिक्र है 1939 के अवाइल सरमा का, जब रॉबर्ट ने मुझे फोर्ट टाउन ले जाने की कसम खा ली। इस बार खुशकिस्मती से मैं भी फारिग था, सो मैंने सामान बांधा और रॉबर्ट के साथ हो लिया। फोर्ट टाउन छोटा सा हरा भरा कस्बा था। मुझे वहाँ पहुँचकर बेहद सुकून महसूस हुआ। रॉबर्ट का हवेली नुमा मकान खासा कदीम था। लंबी लंबी राहदारियाँ, बेशुमार कमरे, दालान, बाग वगैरह। नावाकिफ आदमी को तो उस हवेली के रास्ते जहन नशीं करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता। रॉबर्ट के दादा उस इलाके के एक मारूफ ज़िम्मेदार थे। बदकिस्मती से उनके बाद ज़मीनों का कोई काम भी खुशअस्लूबी से ना संभाल सका और अब रॉबर्ट के पास तकरीबन यही एक हवेली रह गई थी और उसमें नौकर चाकर वगैरह भी। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि हवेली में आजकल मेहमानों की एक पूरी फ़ौज मौजूद है। हाल ही में जेन की मंगनी हुई थी। रॉबर्ट ने मुझे बताया कि मंगेतर उससे उम्र में खासा बड़ा है, लेकिन एक बड़ा ज़मींदार और इलाके का बारसूख आदमी है। जब हम हवेली में दाखिल हुए तो शाम का धुंधलका छा रहा था। मुझे तो तुम्हारी ये हवेली बड़ी पुरस्रार लग रही है, मैंने रॉबर्ट को सरसरी अंदाज में कहा। हाँ, इसके बारे में भूत प्रेत की बहुत सी रवायात मशहूर हैं, लेकिन हम लोग किसी भी भूत की मुलाकात से महरूम हैं। रॉबर्ट मुस्कुराया और फिर मेहमानों से तारुफ कराने से कबल मुझे मेरे कमरे में ले आया और कहा कि मैं रात के खाने के लिए तैयार हो जाऊं। मैंने उससे दरख्वास्त की कि अच्छा होगा अगर वही मुझे कुछ देर के बाद खाने के कमरे तक ले जाए, क्योंकि हवेली की भूल भुलैयों में कमरा तलाश करना मेरे लिए तो दुश्वार था। रॉबर्ट के जाते ही मैंने जल्दी से अपना सूटकेस खोला और अपने कपड़े तब्दील करने लगा। जब मैं आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था तो मेरी निगाह गैर इरादी तौर पर आईने में नजर आने वाली पीछे दीवार पर पड़ी। उसमें एक दरवाज़ा था जिसका अक्स मैं आईने में देख रहा था। जो ही मैंने टाई बांधी, सरसरी तौर पर मेरी निगाह फिर आईने में दरवाजे के अक्स पर पड़ी। मुझे महसूस हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। ये ऐन फितरी बात थी कि मुझे मुड़कर बराह रास्त दरवाजे को देखना चाहिए था, मगर नामालूम क्यों मैं साकित खड़ा आईने में उसका अक्स देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया, जिसमें से एक कुशादा सा कमरा नजर आ रहा था और फिर जो मंजर मुझे दिखाई दिया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे में बिछी मसहरी पर एक लड़की पड़ी थी और एक मर्द उसका गला घोट रहा था। ये मंजर निहायत वाज़ेह था और गलतफहमी या वहम का शाइबा भी इम्कान से बाहर था। मैं लड़की का चेहरा वाज़ेह तौर पर देख सकता था। उसके सुनहरे बाल शानों पर बिखरे हुए थे और उसके खूबसूरत चेहरे पर दहशत के आसार नुमायां थे। अलबत्ता आदमी की कमर चूँकि मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता था, लेकिन उसके बाएं गाल पर ज़ख्म का एक निशान बड़ा वाज़ेह था जो चेहरे को चीरता हुआ उसके कान तक आ गया था। ये सब सूरत हाल जो मैंने आपको बयान की है, ये मैंने सिर्फ एक लम्हे में ही देखी। जैसे ही मेरी ये सकते की कैफियत ख़त्म हुई, मैं फ़ौरन मुड़ता कि बराह रास्त दहशतनाक मंजर देख सकूं, लेकिन मेरे पीछे तो महज एक दीवार थी और एक कद आदम कपड़ों की अलमारी उससे लगी खड़ी थी। ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही कत्ल का कोई मंजर। मैं दोबारा आईने की तरफ मुड़ा, लेकिन अब तो वही कपड़ों की अलमारी मुझे नज़र आ रही थी। ओह खुदाया, मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। मैं फिर उसी कैफियत में आगे बढ़ा और अलमारी धकेलने को था कि रॉबर्ट कमरे में दाखिल हुआ। मुझे अलमारी से जोर आजमाई करता देखकर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने सवाल कर दिया, क्या इस अलमारी के पीछे कोई दरवाज़ा है? हाँ है तो। वो इस कमरे से मुल्हिक दूसरे सोने के कमरे में खुलता है। मगर क्यों? क्या इस कमरे में आजकल कोई रहता है? मैंने बेताबी से पूछा। ये कमरा आजकल मेजर लिंक और उनकी बेगम के इस्तेमाल में है। क्या मेजर लिंक की बीवी का रंग इंतहाई सफ़ेद और बाल सुनहरे हैं? नहीं तो, उनके बाल तो बिल्कुल सयाह हैं और रंग भी कदरे मध्यम है।
रॉबर्ट ने इंतहाई उकताहट के आलम में जवाब दिया और मैंने मायूसी के साथ अपनी ये तफ्तीश बंद कर दी। रॉबर्ट ने मेरी इस बात का मकसद पूछा तो मैं बात को गोल कर गया। दरअसल अब मैं खुद बेयकीनी का शिकार हो गया था कि ये मंजर कहीं महज मेरे तखय्युल की पैदावार तो नहीं था। शायद मैं इस वाक़े को अपना वहम समझकर फरामोश कर डालता, लेकिन जब तारुफ के दौरान रॉबर्ट ने मेरे शानों पर हाथ रखकर कहा कि तुम जेन से मिलने के मुश्ताक थे ना, ये है मेरी बहन जेन। उसे देखते ही मैं तो हैरान हो गया। बिल्कुल वही लड़की जिसे कुछ देर पहले मैंने आईने में हलाक होते देखा था। सुनहरे बाल, दूधिया रंग, बहुत ही खूबसूरत लड़की। और फिर रॉबर्ट दूसरी तरफ मुड़ा और ये है मिस्टर चार्ल्स, जेन के मंगेतर। जूं ही मेरी नज़र मिस्टर चार्ल्स पर पड़ी, मेरा कलेजा गोया उछल कर हलक में आ गया और मसामों से पसीना फूट पड़ा। लंबा कद, बाएं गाल पर जख्म का निशान जो कि कान तक जा रहा था। ये सब कुछ क्या था? वही लड़की, हूबहू वही लड़की और वही बाएं गाल पर जख्म के निशान वाला आदमी जो निहायत बेरहमी से उस लड़की का गला घोट रहा था। और अब ये दोनों एक माह के अंदर शादी में मुंसलिक होने वाले थे। क्या मुझ पर कबल अज वक्त एक इंकशाफ नहीं हुआ था? एक नाकाबिले फहम सूरत हाल। क्या वाकई शादी के बाद जेन और चार्ल्स इस कमरे में ठहरेंगे और फिर ये मंजर वाकई हकीकत का रूप धार लेगा? ये सोचकर तो मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? अगर मैं रॉबर्ट या जेन को ये वाकया सुनाता तो क्या वो मेरा मजाक ना उड़ाते, और बिलफर्ज वो उस पर यकीन कर भी लेंगे तो क्या वो मुस्तकबिल की इस आफत को रोक पाते? और अगर ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं और फिर वाकई चार्ल्स ये वहशियाना कदम कर गुजरे तो क्या मेरा ज़मीर सारी ज़िंदगी मुझे मुलामत नहीं करता रहेगा? गर्ज मैं जितने दिन वहाँ रहा पुरसकून ज़िंदगी के लुत्फ से बेनियाज उसी उधेड़पन में उलझा रहा, और आखिर वापसी से एक रोज़ पहले मैंने ये सब कुछ इंतहाई संजीदगी से हर्फ ब हर्फ जेन को सुना डाला। जेन ने इंतहाई तहम्मुल से ये सब कुछ सुना। उसके चेहरे पर ना तो मजाक के आसार नमूदार हुए और ना उसने मेरी कहानी पर ईमान लाने का इकरार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक निहायत गैर मामूली तासुर था जो मैं समझने से कासिर रहा। चलते चलते जब मैंने उसको दोबारा दोहराया कि मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोल रहा और मैंने वाकई ये मंजर देखा था, तो जेन ने बहुत संजीदगी से कहा, उसे मुझ पर एतबार है, जो कुछ मैंने उसे बताया है वो वाकई मैंने देखा होगा। फोर्ट टाउन से वापसी के बाद मैं इसी शशोपंज में था, क्या मेरा जेन को ये सब कुछ बताना अच्छा था भी कि नहीं। और फिर मुझे इत्तला मिली कि जेन ने चार्ल्स से मंगनी तोड़ दी है। फिर थोड़े ही अरसे बाद जंग अजीम छिड़ गई और फिर सवाए जंग के कोई और चीज़ तो गुफ्तगू का कभी मौजू ही ना रही। कई बार मुहाज से रुखसत के दौरान मेरी मतभेड़ जेन से हो जाती, लेकिन कभी मैंने उस मौजू को दोबारा ना छेड़ा। मगर हकीकत ये थी कि मैं पहली ही नज़र में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और उसके सहर से निकल नहीं पाया था। लेकिन मोहब्बत का इजहार करने में वो वाक़या मेरी राह में रुकावट रहा। यकीनन मेरे वो वाक़या सुनाने की बिना पर जेन ने चार्ल्स से मंगनी तोड़ दी थी, और अगर मैं अब उसके सामने शादी की तजवीज़ पेश कर दूं तो कहीं वो इस वाक़े और मंजर को एक चाल और मन घड़त अफसाना ना समझे। ये एहसास इस कदर शदीद था कि मैंने हर बार उससे ये बात करने से गुरेज की। फिर एक दिन मुहाज पर यह जासूस इत्तला मिली कि रॉबर्ट दुश्मन के हमले के दौरान मारा गया है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपने बचपन के दोस्त के आखिरी रसूमात पर शिरकत करूं। मैं ताज़ियत के लिए जेन के पास भी गया। वो भाई के गम में चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। मैं देर तक उसे दिलासा देता रहा। उस दिन अफसुर्दगी के आलम में वो मुझे इस कदर पुरकशिश लगी कि कई बार मेरे दिल ने चाहा मैं अपना मुद्दा उससे कह डालूं, मगर हर बार वही खदशा आड़े आया। मैं इस दुआ के साथ महाज पर लौट आया कि खुदा अगर मुझे जेन का कुर्ब ना दे तो मौत दे दे, कि मुझे इस बेकरारी से तो निजात मिले। लेकिन शायद दुश्मन की किसी गोली पर मेरा नाम ना था, बल्कि कई बार तो मैं हैरत अंगेज तौर पर मौत के मुंह से बाल बाल बचा। कभी बारूदी खंदक सिर्फ 10 गज दूर फटी तो कभी गोलियां चंद इंच के फासले से गुजर गईं। हत्ता कि एक बार तो एक गोली मेरे दाएं कान और गाल को छूती और चीरती हुई गुजर गई। जंग ऐसी छिड़ी के रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। उन दिनों ऐसा लगता था कि शायद तमाम जिंदगी इस जंग अजीम की नजर हो जाएगी। दोस्तों अजीजों की मौतें रोजाना का मामूल हो गईं। एक रोज इत्तला आई कि जेन का साबका मंगेतर चार्ल्स हमले के दौरान हलाक हो गया है। उस खबर ने किसी न किसी हद तक सूरत हाल में फ़र्क पैदा कर दिया। खुदा खुदा करके जंग बंद हुई और कुछ अरसे कबल जब मैं छुट्टी पर घर आया तो जेन से मिला और तमाम खदशात बालाए ताक रखकर वो तमाम बातें कह डालीं जो एक अरसे से मेरे दिल में सुलग रही थीं, मगर ज़ुबान तक पहुँचने से महरूम थीं।
میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب جین نے ان باتوں کو نہایت خوش دلی سے سنا، گویا وہ بھی دل میں اس کی تمنا لیے بیٹھی تھی، اور کہا، بھلا تم نے یہ ساری باتیں مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہہ ڈالیں؟ میرے خدشات ظاہر کرنے پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر مجھے چارلز سے ذرا بھی محبت ہوتی تو بھلا میں تمہارے اس بے سروپا تخیل کی وجہ سے جو تمہیں آئینے میں نظر آیا منگنی کیوں توڑتی؟ مجھے تو اس سے محبت تھی ہی نہیں۔ یقین کرو، مجھے بھی پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج تک میں صرف اور صرف تمہیں ہی چاہتی رہی ہوں۔ ہم دونوں مسکرا اٹھے اور فضا ایک دم خوشگوار ہو گئی۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر ہماری شادی ہو گئی اور پھر خاصے عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہ ہوا۔ اس آئینے والے قصے کو ہم ایک دلچسپ مگر بے معنی واقعہ سمجھ کر فراموش کر چکے تھے۔ ہماری ازدواجی زندگی کی ابتدا تو نہایت خوشگوار تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں ایک بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس کا ذمہ دار سراسر میں تھا۔ مجھے جین سے بے انتہا محبت تھی، لیکن اپنی ایک عادت جو مجھے خود شادی کے بعد معلوم ہوئی، وہ شک اور حسد کی عادت تھی۔ جین اگر کسی شخص کی طرف مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں کئی دن کڑتا رہتا۔ وہ کسی مرد سے 2 لمحے بھی بات کر لیتی تو میری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ شروع میں جین اسے میری چاہت سمجھ کر خاموش رہی، لیکن جوں وقت گزرتا گیا میری یہ عادت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ روز روز کے جھگڑے زندگی میں زہر گھولتے چلے گئے، اور یہ شکوک و شبہات جو یک طرفہ تھے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب جین کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ محبت کا جو دریا چند ماہ قبل اس کے دل میں تھا اب اتر چکا تھا، اور اس محبت کا قاتل یقیناً میں تھا۔ پھر ڈیرک ٹامز ہماری زندگی میں آیا۔ اس شخص میں وہ سب کچھ تھا جو مجھ میں نہیں تھا۔ خوشنما، نہایت ذہین، خوش گفتار۔ اس سے ملتے ہی یکایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جین کے لیے یہ شخص مجھ سے بہتر ہے۔ جین نے ہر طرح سے اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ میرے دل میں حسد کا جو لاوا کھولتا جا رہا تھا، ایک دن اس کی تپش جین کی برداشت سے باہر ہو گئی، اور اس نے مجھ سے اپنے ناکردہ گناہوں کے عذاب سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں جب ایک رات گھر لوٹا تو اس کا کمرہ خالی تھا، اور خاص روایتی انداز میں وہاں ایک الوداعی پیغام موجود تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی۔ وہ پہلے اپنے آبائی قصبے فورٹ ٹاؤن پہنچے گی، اور پھر اس شخص کے پاس چلی جائے گی جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے، اور اس شخص کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور یہ کہ مجھے اس کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھنا چاہیے۔ شاید میرا جذبہ حسد ڈیرک ٹامز کے بارے میں بہت زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ جین ڈیرک ٹامز سے مل سکے مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں اپنی کار میں جس قدر جلد فورٹ ٹاؤن پہنچ سکتا تھا پہنچ گیا۔ میں انتہائی غصے کے عالم میں حویلی میں داخل ہوا۔ سونے کا کمرہ روشن تھا، اور وہاں جین کھانے کا لباس تبدیل کر کے بال سنوار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانی اور کسی قدر خوف کے آثار پیدا ہوئے، اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سوا کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنے کھردرے ہاتھ جین کے گلے پر جما دیے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اس کا گلا گھونٹنے لگا، اور پھر یکایک میری نگاہ سامنے پڑے آئینے پر پڑی۔ میں جین کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دہشت زدہ، اور میرے دائیں گال پر گولی کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ایک دم سے اپنے ہاتھ اس کے گلے سے اٹھا لیے۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں تو یہ منظر دوبارہ دیکھ کر گویا مفلوج ہو گیا، اور بے حس و حرکت فرش پر گر پڑا۔ پھر جین نے مجھے سہارا دیا۔ ہاں، جین نے مجھے خود سہارا دے کر اٹھایا اور مجھے دلاسا دیا۔ میں بے اختیار رو پڑا، اور شاید ان آنسوؤں کے ساتھ ہی حسد اور شک کا وہ سیلاب بھی اتر گیا جو ہماری خوشحالی کے جزیرے کو غرق کرتا چلا جا رہا تھا۔ جین نے وضاحت کی کہ وہ شخص جس کا پیغام میں ذکر تھا، وہ جسے سب سے زیادہ چاہتی تھی اور اسے بھی اس کی ضرورت تھی، اس کا چھوٹا بھائی ایلن کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یہ سن کر میں بہت شرمندہ بھی ہوا اور بہت خوش بھی ہوا۔ میں نے جین سے معافی مانگی، اور آج میں اور جین ایک نہایت پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھا سوچتا ہوں کہ زخم کا وہ نشان جو میرے دائیں گال پر تھا، مجھے آئینے میں بائیں گال پر نظر آیا، کیونکہ آئینے میں الٹا عکس نظر آتا ہے۔ تو یقیناً جینز کے سابقہ منگیتر چارلز کے معاملے میں مجھ سے ایک نہایت سادہ سی غلطی ہوئی، کیونکہ زخم کا نشان اس کے بائیں گال پر تھا۔ پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ دراصل
اس روز آئینے میں جین کے ساتھ جس شخص کو میں نے دیکھا تھا گلا دباتے ہوئے، وہ میں ہی تھا، اور آج بھی اس پراسرار دھندلکے کو یاد کر کے میرے جسم میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ جاتی ہے۔